आपकी प्रिपेयरिंग फेज में डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर रखते थे? एक मोबाइल का डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है, कुछ का भी हो सकता है, इनको दोनों को पैरेलली कैसे बैलेंस कर सकें? बट उसमें क्या है, ऐप लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है, तो आप उसमें 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप उसको कर दीजिए। पहला स्कूल जाना, दूसरा ऑफलाइन कोचिंग भी जाते ही होंगे, तीसरा आप यूट्यूब या ऑनलाइन कोई भी बैचेस से पढ़ रहे होंगे, और चौथा आपकी सेल्फ स्टडी। आप इन चारों चीज को बैलेंस कैसे करते थे? आपका जो सेल्फ स्टडी का पैटर्न रहता था, तो वो पैटर्न क्या सब्जेक्ट के हिसाब से रहता था, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा अपने बोर्ड्स एग्जाम में? नमस्कार सभी का, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन हम यहाँ पे उन एमपी बोर्ड टॉपर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने ओनली मंजिल को हासिल नहीं किया, जो मंजिल इम्पॉसिबल लगा करती थी उसको भी उनने पॉसिबल में कन्वर्ट किया। आज के दिन मैं एमपी की उन बच्ची की बात करने वाला हूँ जिसने एमपी के स्टेट बोर्ड्स में टॉप रैंक्स करी हैं। तो आज मैं स्वागत करता हूँ सबसे पहले राधा साहू का, जो हमारे साथ यहाँ पे हैं। राधा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो, आपका नाम, आप कहाँ से थे, कि बच्चों को ये पता चल जाए कि यहाँ इस ज़िले के भी लोग उठ कर टॉप आ सकते हैं। आपका बेसिक पूरा बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से हो और कैसे आपने थोड़ी सी तैयारी करी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर, मेरा नाम राधा साहू है। मैं ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में 40 किलोमीटर नियरली एक टाउन है डबरा करके, मैं उधर ही रहती हूँ। उधर से ही मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है। तो आज मैं वो स्टार्ट करूँगा आपसे कि जो 9th क्लास से 10th क्लास में जब बच्चा एंटर करता है, तो 10th क्लास की बिगिनिंग फेज से लेके एंड फेज तक सारी चीज़ें कैसे कैसे फॉलो इन्होंने करी है जो टॉप रैंक लाने के लिए, और वो कुछ टिप्स ये आपको भी देंगे, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अपन इंटरेक्शंस करेंगे। जब मैं नाइन्थ मैंने 2021 में कंप्लीट किया था, उसके बाद 2022 में मैं 10th में एंटर करी। तब मेरा 10th में भी मेरिट में नाम था, 3rd पोजीशन थी। उसके बाद 2024 में मैं 12th में थी। तो 12th के लिए जैसे कि 11th जो है मार्च अप्रैल तक ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे कि इनने एक जगह टॉप किया है। भैया 10th में भी स्टेट रैंक होल्डर थी, 12th में भी हैं। लोग सिर्फ 10th में ही रह जाते हैं, 12th में नहीं कर पाते हैं, या फिर 10th को छोड़ कर 12th में कर पाते हैं। भैया दोनों जगह इन्होंने टॉप करके दिखाया है। आप सीख रहे हो उनसे, और इन्होंने अभी ये बोला कि आपको एग्ज़ाम खत्म होने के बाद से पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ाई अप्रैल में चालू करी थी, तो अप्रैल से ही लग जाना चाहिए। तो मुझे बताओ कि आपका जो वेकेशन, समर वेकेशन रहता है, उसमें आपका बेसिक रूटीन, मतलब मैं वो डेली रूटीन नहीं चाहता कि जो बोलते हैं ना कि मैं सुबह 7 बजे उठती थी, 7:15 पे चाय लेती थी, वो नहीं। मैं एक सेग्रीगेट वाला, मतलब कि आपके पार्ट्स में डिवाइड करके मुझे रूटीन बताइएगा। जैसे कि एक दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, मॉर्निंग, नून, इवनिंग या फिर नाइट, 4 पार्ट में। तो आप मुझे समर वेकेशंस में जब स्कूल्स नहीं लगते हैं, तब आपका क्या डेली रूटीन रहता था, पहले ये बताइए, फिर अपन आगे का बात करेंगे। सर, डेली रूटीन सुबह तो जो है थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया, जैसे कि कॉमिक बुक्स वगैरह, या फिर जो आपको फिक्शनल बुक्स होती हैं वो भी मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं उनको भी पढ़ती थी। और इसके अलावा नून में थोड़ा फ़ोन भी चला लिया, और उसके अलावा थोड़ा जो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो कर लिया। और जब इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा बाहर वॉक पे चले गए, या फिर आपको जो कुछ अच्छा लगता है वो कर लिया। और नाइट में जैसे कि थोड़ा बहुत जो होमवर्क मिलता है उसको भी नाइट में आप कर सकते हैं। तो आपने जो रूटीन रखा था जो वेकेशंस के टाइम पे, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा अपने बोर्ड्स एग्जाम में? सर, आपको आप पढ़ाई तो करते हैं, उसके साथ आपको एक ब्रेक की भी ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि वो ब्रेक एक बार, आपको लंबे ब्रेक की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि आपकी 15 डेज़ 20 डेज़ का ब्रेक जो आपको समर वेकेशन में मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप पढ़ाई करके सैचुरेट हो चुके होते हो, तो आपको उस ब्रेक की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक राधा जी, मैं आपसे एक ये बात पूछूंगा कि बहुत सारे बच्चों के अंदर एक मेंटलिटी रहती है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, अपन अप्रैल में चालू करते हैं, सपोज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अप्रैल में चालू कर रहा हूँ और एक बच्चा जून में चालू कर रहा है। तो बहुत से बच्चों को फीडबैक आते थे कि सर ये टॉपर्स लोग स्टार्ट करते हैं, अब क्या रहता है कि अप्रैल में पढ़ना चालू किया, मई और जून पढ़ा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट या ऐसे जो भी एग्जाम होते हैं जुलाई अगस्त में होते हैं, तो 3 मंथ आपको बेनिफिट मिल गया है ना। तो 3 मंथ बेनिफिट मिल गया, तो यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्या? यस सर, आपने 3 मंथ पढ़ा है, एक ही बच्चा वो है जो जुलाई से पढ़ रहा है, एक बच्चा अप्रैल से पढ़ रहा है। तो आप इनको ये बताइए कि बेसिक अगर ये अप्रैल से ही पढ़ना चालू कर दें, तो क्या इनको कॉन्फिडेंस, जो एनर्जी, जो अंदर से आत्मविश्वास, वो कैसे बढ़ सकता है इनका?
अगर अप्रैल से करें चालू तो? सर अगर हम लोग अगर अप्रैल से पढ़ना चालू करते हैं तो एक ये रहता है हम कहीं पीछे नहीं छूट रहे हैं, हम बिल्कुल रेस में बिल्कुल साथ में दौड़ रहे हैं बच्चों के। और जैसे कि आप यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं उनको टाइम भी देते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं और बोर्ड्स में डेफिनेटली हम अच्छे मार्क्स लाएंगे। बहुत बढ़िया। इसके साथ में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप बच्चों को ये बताइएगा कि एक डिस्ट्रैक्शन वर्ड आपने बहुत सुना है। एक मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ का भी हो सकता है। तो आपकी प्रिपेयरिंग फेज में डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर रखते थे? आप मोबाइल तो आप भी यूज़ करते होगे, सोशल मीडिया आप भी ऑपरेट करते थे, मूवीज़ वगैरह आप भी देखते थे, लेकिन इनको दोनों को पैरेलली कैसे बैलेंस कर सकें? तो आप ये थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि वो समझ सकें। सर ऐसा नहीं है कि आपको सोशली बिल्कुल कट ऑफ हो जाना है। सर मैं इंस्टाग्राम भी चलाती थी, ऐसी बात नहीं है, बट उसमें क्या है ऐप लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है, तो आप उसमें 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप उसको कर दीजिए, फिर वो ऑटोमेटिकली 15 या 20 मिनट्स के बाद बंद हो जाएगा। तो आप ऐसे उस जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और जैसे कि यूट्यूब वगैरह है, वहाँ पे आप रिकमेंड का जो ऑप्शन आता है आप उसको डिलीट कर दीजिए, तो आपके पास जो वीडियो वो आएंगी ही नहीं, तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। तो सीधा सिंपल है, इन्होंने क्या किया है, एक टाइम लिमिट लगा के रखा है। जैसे कि इंस्टाग्राम को 15 मिनट्स दे दिया, उसके बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है इंस्टाग्राम, है ना। ऐसे आप टाइम लिमिट लगा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से आप दूर हो सकते हैं। अब एक चीज़ और आज के बच्चे के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल भी जाते थे, आप कोचिंग भी करते थे, आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते थे और साथ में खुद की सेल्फ स्टडी भी करते थे। आपने इन चारों चीज़ को कैसे बैलेंस किया? पहला स्कूल जाना, दूसरा ऑफलाइन कोचिंग भी जाते ही होगे, तीसरा आप यूट्यूब या ऑनलाइन कोई भी बैचेस से पढ़ रहे होंगे, और चौथा आपकी सेल्फ स्टडी। आप इन चारों चीज़ को बैलेंस कैसे करते थे कि सामने वाला जो बच्चा वो भी उसको फॉलो करे तो बेनिफिट हो सके उसका? सर पहली बात तो स्कूल में 12th में तो कम हो गया था जाना। कोचिंग जो है सुबह जाती थी मैं, और उधर 2-3 घंटे की कोचिंग हो जाती थी। उसके अलावा PW से भी मैंने बाहुबली बैच से पढ़ा है। उसके अलावा विजेता सीरीज़ जो लास्ट ईयर की पढ़ी हुई थी उससे देखा था मैंने, और सेल्फ स्टडी भी मैं 3-4 घंटे करती थी। तो अगर कहें एवरेज 10 घंटे तो हो जाते हैं, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर मेरिट में नाम लाना है तो। मतलब इनने क्या बोला है कि आपका जो स्कूल का था पैटर्न, स्कूल आपने कब से छोड़ दिया था? 12th क्लास? सर 12th क्लास के स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से। तो भैया आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं पता चले स्कूल चल जाए, प्रैक्टिकल वगैरह में इशू हो जाए, या फिर आप पढ़ ना पाओ, तो रेगुलर आपको जाना है। कभी कभी कोई बच्चों का रहता ना, पूरा माइंडसेट वहीं पर रहता। आप रेगुलर थे या प्राइवेट थे? सर रेगुलर थे। तो आपने ये मैनेज कैसे किया फिर कि स्कूल स्टार्टिंग? सर एक्चुअली मैंने अपने स्कूल वालों को बोल दिया था स्टार्टिंग में कि मैं नहीं आ पाऊंगी स्कूल रेगुलर बेसिस पे, तो उन्होंने उस चीज़ को अलाउ कर दिया था। तो भैया यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं, जैसे कि आपका कुछ हेल्थ का इशू हो सकता है, या फिर आप कोई भी ऐसा थोड़ा एक्सक्यूज भी दे सकते हैं। ओवरऑल फ्यूचर आपको बनाना है, तो आपको फ्यूचर कैसे बनाने आपको देखना है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें, 1-2 वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जो स्कूल में जो सुने हैं ना, वो आपके जीवन भी बदल दे। ठीक है ना। तो आप स्कूल वगैरह इन सबको मेंटेन करिएगा। और इन्होंने सेल्फ स्टडी का बोला, तो आप मुझे ये बताइए कि आपका जो सेल्फ स्टडी का पैटर्न रहता था, तो वो पैटर्न क्या सब्जेक्ट के हिसाब से रहता था कि आधे घंटे इसकी सेल्फ स्टडी, आधे घंटे इसकी सेल्फ स्टडी, या फिर कुछ पहले से प्री प्लान्ड रहता था कि जो उसी को पढ़ना है? तो आप थोड़ा बताइए कि कैसे सेल्फ स्टडी करते थे? सर मैंने एक डायरी मेंटेन कर रखी थी, उसमें डेट वाइज मैं लिखती थी कि मुझे आज ये टॉपिक्स कवर करने हैं, और उसको मैं बाकायदा मार्क भी करती थी। अगर किसी दिन अगर टॉपिक नहीं कंप्लीट करवाते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसा हर दिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा जितना आपने टारगेट बनाया उसको आप अचीव कर पाएंगे, कभी कुछ छूट भी जाएगा, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। आप कंसिस्टेंसी से उसको करेंगे तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। आप बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ बात नहीं है। एक टॉपर बच्ची जिन्होंने इतिहास रचा है, खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी, और पूरे MP बोर्ड के लिए भी, तो उनकी बात आप सुन रहे हो। तो एक चीज़ और है, मैं तो बिल्कुल बच्चों के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं वो लेके आऊँगा आपके पास, और आपसे वो कुछ मोटिवेशन या कुछ टिप्स सीख के जाएंगे। आप मुझे बताओ, पहला कि आपने पूरा रिवीजन का बता दिया, आपने सेल्फ स्टडी का बता दिया। आप मुझे बताओ मंथली प्लानर कैसे बनाना चाहिए बच्चों को, और साथ में डेली वाइज प्लानर कैसे बनाना चाहिए कि मंथ में, जैसे कि मैं मेरा बता रहा हूँ, मैं जैसे कि मंथ में टारगेट बनाता था कि हिंदी के या मैथ्स के 5 चैप्टर इस मंथ तक कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप क्या टारगेट बनाया करते थे? और साथ में जैसे कि मैंने 5 चैप्टर मेरे हिंदी के 1 मंथ में कंप्लीट करना है,
है ना। तो एक दिन में मुझे इतना पार्ट कंप्लीट करना है, ऐसा मैं टारगेट बनाता था। हो सके आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों को मंथली और डेली थोड़ा टाइम टेबल बताइए, प्लानर बताइए कैसे वो मैनेज कर सकते हैं। सर मैंने मंथली प्लानर तो कभी नहीं बनाया, मैं डेली प्लानर बनाती थी। रात को सोने से पहले मैं मेंशन कर देती थी कि मेरे को कल ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो अगर आप डेली प्लानर बनाते हैं तो भी ठीक है, अगर मंथली बनाते हैं तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे लगता है वो मेरी शॉर्टकमिंग रही, मुझे उसको बनाना चाहिए था मंथली प्लानर को। तो भैया मंथली डेली प्लानर दोनों आप बना सकते हैं। जिन्होंने डेली प्लानर पे बहुत अच्छे से वर्क किया, आप मंथली भी बना सकते हो। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की लाइफ में सब क्या करते हैं कि सक्सेस देखते हैं, लेकिन जो आपके स्ट्रगलिंग फेस है, आपने स्ट्रगल बहुत किया, तो मुझे बताओ जब आप डीमोटिवेट फील करते थे, लो फील करते थे, तब उस टाइम पे आपका बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन कौन था और क्या था? सर मेरा बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे, और उसके अलावा टीचर्स जो हमारे लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, टेस्ट लेते हैं रेगुलर बेसिस पे। और जैसे कभी मेरा मन नहीं हो रहा पढ़ने का, तो आई लुक एट माई पेरेंट्स, व्हाट दे आर डूइंग फॉर मी, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी। बहुत बढ़िया बात कि आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव भी हैं। बेसिक बात ये होती है, आज आप पूरा जमाना उठा के देख लो, अगर 1,00,000 बच्चे हैं ना, उसमें सिर्फ 10,000 बच्चे पढ़ पाते हैं। किसी किसी की फैमिली कंडीशंस भी सही नहीं होती है कि जो पढ़ ना पाए, लेकिन मैं उन पेरेंट्स को सैल्यूट करता हूँ कि इतना स्ट्रगल करने के बाद इतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी। और आप देख सकते हो इनने नाम इतिहास में रच के दिया है, पूरा नाम लिखा है साहू जी करके, परिवार का नाम रोशन किया है, ठीक है ना। साथ में मुझे एक बात और बताओ, अपन थोड़ा डेली रूटीन देख लिया, सब चीज़ देख लिया, अब एंडिंग फेज पे पहुंच गए, अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया, कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस और बचे अपने। देखो सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बहुत से बच्चों का ये होता है, जब रिवीजन करने जाते हैं भूल जाते हैं उनने पढ़ा क्या है। तो जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब उनको रिवीजन बाद में करना है या फिर लगातार रिवीजन करते चलने के बाद रिवीजन करना है? सर मैंने क्या हुआ, स्टार्टिंग से ही मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। एक चैप्टर हुआ, उसको मैंने पूरा 1 से 1.5 पेज में कंसाइज कर लिया। तो ऐसे नियरली 15 चैप्टर्स होते हैं हर सब्जेक्ट में, तो नियरली पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए 20 से 25 पेजेस हो जाते हैं। तो आप उसको 20-25 पेज कितना टाइम लेंगे रिवाइज करने में? 15 से 20 मिनट। एग्जैक्टली। तो मेरा ये मानिए सर, नियरली 30-40 टाइम्स रिवाइज हो गया था पर सब्जेक्ट, मैथ्स को छोड़कर। मैथ्स में ऐसा क्या नहीं हुआ? सर मैथ्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाँ। एनसीईआरटी बहुत बल्कि बुक है, 2 बुक्स हैं, तो उसमें इतना प्रैक्टिस 30-40 बार तो कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा 7 से 8 बार मैथ्स ईजिली प्रैक्टिस हो गया था। आप देख रहे हो कि मिनिमम एक बुक को ने कितनी बार रिवाइज किया है। अगर मैं बात करूं मैथ्स की या फिर कोई भी फिजिक्स साइंस वगैरह की, एक बुक को आपने एक एवरेज निकाल देगा, कितनी बार उसको पढ़ चुके होंगे या रिवाइज कर चुके होंगे? सर मैथ्स 7-8 टाइम्स, फिजिक्स नियरली 20 टाइम्स। सैल्यूट है, 7 से 8 बार इधर अपने से एक बार कंप्लीट नहीं होती है। इनने क्या रखा होगा यार, मुझे ये बताओ। 7 से 8 बार पूरा मैथ्स को पढ़ डाला है, 10 से 12 बार साइंस को पढ़ डाला है, और आप एक बार पढ़ने में झिझकते हो। ऐसे ही टॉपर नहीं बने, पीछे की हार्डवर्क, मेहनत और पीछे घर वालों का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, ये सारी चीज़ मिलके आपको टॉप बनाती है। तो लास्ट में और ये बता दो कि जैसे कि 1-2 क्वेश्चन और बचे, जैसे कि बच्चा जो एग्जाम्स का गैप होता है, एग्जाम्स के गैप में उसको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए? सर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में हमारा 17 दिन का गैप था। हम तो यही भूल गए कि एग्ज़ाम भी है हमारा। तो एग्ज़ाम के जो गैप है उसमें आपको, जैसे कि आपने नोट्स बना रखे हैं, उनको रिवाइज़ करना है। जो टेस्ट आपने दिए हैं उनको एनालाइज भी करना है, टेस्ट देके छोड़ना नहीं है। जैसे जो क्वेश्चन आपसे टेस्ट में गलत हुआ, आप उसको घर आके देखिए कि वो गलत क्यों हुआ। नॉलेज नहीं थी या फिर मेरे को आता था फिर भी गलत हो गया। टेस्ट एनालाइज करना है और जो नोट्स आपने बनाए उनको रिवाइज़ करना है। और एनसीईआरटी बुक्स पे तो आपको स्टिक करना है। एनसीईआरटी बुक्स का बार बार आपको रिवाइज़ करना है। जो एग्ज़ाम के गैप्स हैं उनमें आपने हाईलाइट कर रखा होगा, तो उस चीज़ को आपको रिवाइज़ करना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने आज इनका सारी चीज़ें पैरामीटर सुन लिए, कैसा क्या है। आप मुझे एक बात और बता के जाइए, जो एक बंडल ऑफ टॉप सीक्रेट्स होते हैं टॉपर्स के, जैसे कि मेरे कुछ और टॉप सीक्रेट्स रहते थे जो सिर्फ मैं फॉलो करता था, मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताता था मैं। तो आपके 1 या 2 टॉप सीक्रेट बता दो जिससे बच्चों का बेनिफिट हो जाए, और यहाँ पे फिर अपन खत्म करते हैं। सर सबसे टॉप सीक्रेट तो ये है कि आपको रोज़ पढ़ना है। भले आप 2 से 3 घंटे पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ना है और एक डिसिप्लिन में रहना है, और आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है। यही टॉप सीक्रेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। टॉपर्स भी नॉर्मल इंसान होते हैं, वो भी सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उनमें एक्स्ट्रा टैलेंट कुछ नहीं होता है, नॉर्मल बच्चे ही होते हैं वो भी। तो भैया आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन
और कंसिस्टेंसी रहेगी तो हो सके अगली बार आप यहाँ पे बैठ के रहोगे और आप बच्चों को गाइड करते रहोगे। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा आपको और आपके परिवार को, जिन्होंने इतनी अच्छी आपको नॉलेज दी है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। क्योंकि बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन संस्कार के साथ उसका ग्रो अप बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले मैं थैंक यू उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा जिन्होंने इनको इतना दिया है, और आपको भी अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बहुत तरक्की करो। और अभी तो ये अपन ने छोटी सी उड़ान भरी है, पूरा आसमान जीतेंगे अभी अपन। बस पूरा आसमान को जीतने का हाथ में रखना। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, आपने इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए अलग बच्चों को जो समझ पाए। ठीक है, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।